गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और जैसा कि आप जानते हैं कि शाम को 8 बजे ये क्लास चलती है इस समय। और शाम के 8 बजे के करीब में जो है आईपीएफ की चर्चा करते हैं। आईपीएफ का मतलब जो है जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट फिल्म्स फैक्ट, मतलब ये समान रूप से आप देखें तो यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 के लिए उपयोगी है। और इसमें हमने 26 आईपीएफ किए हुए हैं, वो इसमें पॉलिटी और अभी जो चल रहा है वो इन्वायरमेंट है। ठीक है, अभी जो चल रहा है वो इन्वायरमेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कराया जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया है कि जितना मैं करा दे रहा हूँ इसमें से बामुश्किल से आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर के मुद्दे रहेंगे वही नहीं छूटेंगे, बाकी लगभग सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ओके, तो आप भी इसको अपने जहन में रखते हुए एक दो बार रिपीट करके इसको देख लेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, अगर आपको लग रहा है कि हाँ। और हम साथ के साथ इसके क्वेश्चन भी कराते जा रहे हैं, तो आप ये भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पढ़ाने के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में, जिससे आपको एक आइडिया जो है वो लग जाता है। ठीक है, चलिए। तो आज 27वां आईपीएफ कर रहे हैं और 28वां और 29वां दो आईपीएफ इसके बाद में इन्वायरमेंट से संबंधित और मिलेंगे। इसके बाद में पूरा इन्वायरमेंट आपका फिनिश। फिर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। चलिए, एक एक करके हम बात करते हैं। तो आज जो हम लोग टोटली बात करेंगे वो प्रदूषण की बात करेंगे। ठीक है, पॉल्यूशन की बात करेंगे। देखिए, बीओडी के बारे में हमने बताया हुआ था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, बीओडी की हमने बात की हुई थी। तो हमने ये बात की हुई थी कि कानपुर और इलाहाबाद या प्रयागराज के मध्य सबसे ज़्यादा हमें बीओडी देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे कि कानपुर से काफ़ी ज़्यादा कचरा, वहाँ पे कारखाने लगे हुए हैं और तमाम सारे जो है वेस्ट मटेरियल यहाँ से जो है छोड़ा जाता है गंगा नदी में। तो इस वजह से गंगा सबसे ज़्यादा गंगा जो है कानपुर से और इलाहाबाद या प्रयागराज के बीच में सबसे ज़्यादा हमें बीओडी देखने को मिलता है। ओके, तो ये ध्यान रखना एक बार। ओके, कुछ चीजें, अगर आर्सेनिक की बात करें, देखिए आर्सेनिक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल ये आर्सेनिक प्रदूषण के से अत्यधिक ग्रस्त है। ठीक है, तो बांग्लादेश वाला एरिया, जो पद्मा मेघना वाला एरिया है, वहां पे भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया। और ये भी ध्यान रखना आप लोग, आर्सेनिक जो है आर्सेनिक सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है वो, हाँ, जो 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 सबसे ज्यादा आर्सेनिक हमें दिखाई पड़ता है वो बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ता है। तो इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, हालांकि मैं इसमें स्टार लगा दे रहा हूं। भारत के 7 राज्यों टॉप पे, पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। तो टॉप पे अब पूछा गया एक दो बार, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। आर्सेनिक से सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो वेस्ट बंगाल है। ज्ञात होना चाहिए कि पेयजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा जो है, मतलब जिसमें अनुमति है कि 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, ठीक है, प्रति लीटर तक है। जबकि भारत में वैकल्पिक स्रोतों के अभाव में इसकी जो मात्रा है वो कुछ जो है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर स्वीकार्य है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादा आपको जो है आर्सेनिक दिखाई पड़ रहा है, तो इस वजह से पश्चिम बंगाल। तो आपको याद रखने की जरूरत क्या है कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो पश्चिम बंगाल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली में मिलती है। तो ध्यान रखना, दामोदर नदी जो है ये हुगली की सहायक नदी है एक तरह से। और एक क्वेश्चन और अपने दिमाग में रखना कि दामोदर जो है वो भ्रंश से बहती है।
ठीक है, भ्रंश से बहने के कारण जो है अब बहने के कारण जो है जानी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दामोदर जो है भ्रंश से बहती है, ठीक है, फॉल्ट फॉल्ट से बहती है। तो ये ध्यान रखना, पूछा गया एक दो बार क्वेश्चन। बाकी एक चीज और भी देख लेना यहाँ पे। देखो, गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य लगभग 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो ये एक जैविक मरुस्थल बन गई। ध्यान रखना यहाँ पे, और ये अपने जहन में ये भी रखना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो, जैसे यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जब कोई वर्ल्ड न्यूज में ऐसा कुछ आता है कि कौन सा ऐसे झील, कौन सा ऐसा जो जलाशय वो जो है जैविक मरुस्थल बन गया या पूरी तरह से सूख गया, तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ये जो है जैविक मरुस्थल बनने की कगार पे है, तो वो दामोदर नदी है। ये आप पॉइंट ध्यान रखना, अपने जहन में रखना। नॉक्सी संरक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसको भी हम स्टार लगा रहे हैं अपने जहन में। यद्यपि फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, जो मसूड़ों तथा दांतों के संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण जो है वो फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण भी बनता है। तो ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लोराइड जो है मसूड़ों और दांतों के लिए है तो लाभदायक, लेकिन ज्यादा अगर जब मिल जाए तो फ्लोरोसिस नामक जो है ये बीमारी भी पैदा करता है। और ये भी ध्यान रखना कि अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप कुबड़ पीठ होने की संभावना होता है। अर्थात ये आप कह सकते हैं आदमी ऐसा झुक जाता है, उसका कुबड़ निकल जाता है। तो ये बीमारी इससे होती है, आपसे पूछा जा सकता है, स्टार लगा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। अच्छा, इसके लगातार उपयोग से हड्डियों के जोड़ विशेषकर मेरुरज्ज में कमजोरी आ जाती और इसी वजह से कुबड़ पीठ हो जाता है, क्योंकि मेरुरज्ज जो है, जो पीठ है ये वाली, ये कमजोर हो जाती है और झुकाव ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो इंसान सीधा नहीं रह पाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, उच्च फ्लोराइड संग्रहण ही पैरों के मुड़ने का कारण होता है, जिसे नॉक्सी संलक्षण कहा जाता है। नॉक्सी, ओके, नॉक घुटना, नी मतलब घुटना, ठीक है, हाँ, तो ये मुड़ने का कारण। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा इस फैक्ट को आप एक दो बार ठीक से पढ़ें, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, और भी यहाँ पे एक दो चीजें और देख लें जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रवाल विरंजन की बात हमने कही थी एक बार, देखिए, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। देखो, ये तो आप एक बार पढ़ लेना जाके, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन यहां से अगर देखें, ठीक है, यहां से देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है। एक लाइन में मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके बाद में आप लोग देख लेना। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा जो है शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करती है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो भी शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करती है, ये आप लोग ध्यान रखना। ओके, अच्छा, कोरल ब्लीचिंग की बात हमने की थी, कोरल ब्लीचिंग। देखो, प्रवाल विरंजन इस वजह से होता है, इससे पहले भी हमने चर्चा की, हमने बताया था आपको कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसकी वजह से समुद्र का तापमान बढ़ता है। और जब समुद्र का तापमान बढ़ रहा होता है उस समय आप देखेंगे जो प्लैंकटन है, प्लैंकटन जो इनका भोजन होता है, किसका, प्रवालों का, वो नष्ट होने लगता है। प्लैंकटन जो बनते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। और ध्यान रखना, जब वो नष्ट हो जाते हैं तो इनको भोजन नहीं मिल पाता है, इस वजह से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये विरंजन, अर्थात इनकी ब्लीचिंग हो जाती है। और ये कह सकते हैं कि इनको जो है भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो है ग्लोबल वार्मिंग का इन पे प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, बात समझा गई? तो ये आप ध्यान रखना एक बार। तो कोरल ब्लीचिंग जो है वो क्यों होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई CO2 की जो है मात्रा में बढ़ोतरी होती है, पारिस्थितिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग की ज्यादा दशाएं होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उसकी वजह से आप देखेंगे कि फिर जो है प्लैंकटन उनकी हानि होती है कई बार, और वो जो इनका भोजन होता है और भोजन नहीं मिलने की वजह से ये इनका ब्लीचिंग हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, इनकी ब्लीचिंग हमें दिखाई पड़ती है। चलिए, तो ये बात समझ आ गई। देखो, महासागरों में अम्लीकरण भी बढ़ रहा है। अम्लीकरण के कारण देखेंगे कैल्शियमी
पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता जीविता पर जो है इससे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार का प्रभाव जो है प्रवाल भित्ति और डिंबक पादप प्लवकीय वाले प्राणियों पर भी पड़ेगा। तो आप वही बात है, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं। ओके, बात समझ आ गई? चलिए एक दो क्वेश्चन, हाँ जा, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस हैं और ये काफी ज्यादा काम करते हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। और चल, उल्लेखनीय है कि 1948 में जिनेवा के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का गठन कब किया गया है, वो आप तारीख याद रखना क्योंकि तारीखें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। 1948 में। अच्छा, जिसका उस समय वास्तविक जो नाम था वो अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था, ठीक है। लेकिन कहा गया कि भाई इसको चेंज किया जाए, तो 1982 में इस संगठन का नाम बदला जाता है और नाम बदल के कर दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पे, याद रखना, पूछा जाएगा आपसे। ओके, अपने जहन में, दिमाग में, इसका मुख्यालय लंदन में है, ब्रिटेन। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है, इसको भी आप ध्यान रखना क्योंकि आजकल जो ये यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कथन 2 और कथन 4 वाले या 3 वाले क्वेश्चन, खासकर कथन 2 वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतरराष्ट्रीय नौवाहन के सुरक्षा संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाली समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। तो ये ध्यान रखना कि ये अपने जहन में, दिमाग में, कि ये प्रदूषण को रोकने के लिए भी काम। ओके, यह संस्था उत्तरदायित्व तथा मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का भी कार्य करता है। तो प्रदूषण रोकने के साथ साथ भी ये यातायात जो है, समुद्री यातायात बढ़िया बना रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, उसका भी ख्याल रखता है। ओके, उसका भी ये ख्याल रखता है। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1948 में। नाम कुछ अलग था। 82 में इसका नाम जो है अंतरराष्ट्रीय। समुद्री अम्लीयता में वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? जैसे देखिए, प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी, obvious सी बात है। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? मत्स्य उत्पादन में गिरावट आएगी। हाँ, कार्बोनेट आयन में कमी, जब भी समुद्री अम्लीयता में वृद्धि हो रही है तो कार्बोनेट आयन में कमी हो जाएगी। कैल्सिफिकेशन में बाधा होगी और कंकाल निर्माण में भी बाधा होगी। पादप प्लवकीय डिंबकों की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी और प्रवाल विरंजन होगा। कोरल रीफ की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। ओके, तो ये सब प्रभाव दुष्प्रभाव ये समुद्री अम्लीयता में वृद्धि के कारण दिखाई पड़ते हैं। एक बड़ा अच्छा यहां से जो पूछा जाता है, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, सारा जितना भी है वो पूरा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखिए। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सोनिक बूम बोलते हैं। ओके, सोनिक बूम। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। इस पे भी स्टार लगा रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उल्लेखनीय है, जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं और यदि रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी हो जाती है तो इसे मैक 2 कहा जाता है। अतः विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं और आप जानते हैं कि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ओके, हाँ, तो जब कभी भी आप देखेंगे तो कभी हवाई अड्डे के आसपास आप देखेंगे जहां पे ये आप देखेंगे कि जो सुपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं और जो भी ये जहाज होते हैं, ठीक है, ये क्या ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम सारे पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ग्रीन मफलर जो है वो क्या है? ठीक है, ध्वनि की इकाई डेसिबल अर्थात डीबी में इसको मापा जाता है। इसे ये नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ग्राहम बेल के
काम को सराहने की दृष्टि से दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप लोग एक बार देख लेना। ग्राहम बेल है, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ये डेसिबल जो है इनके नाम दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रीन वफलर ये पूछा गया है। ध्वनि की इकाई के मापन के लिए डेसिबल ये नाम दिया गया है, इसको डेसिबल में नापा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। क्या ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो बार पूछा गया है, वो भी कैसे पूछा गया है, मैचिंग के लिए, सम्मिलित करने के लिए पूछा गया। तो एक बार देखें, जैसे इसमें हमने ध्वनि स्रोत और ध्वनि कितनी डीबी में है। देखिए पत्तियों की सरसराहट 20 डीबी, फुसफुसाहट मतलब बातें कर रहे होंगे लोग चुपके चुपके से, वो 30 डीबी, कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि जो है वो 40 डीबी, सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि 60 डीबी, और ट्रक की आवाज जो है ये 80 से 85 डीबी, जेट इंजन की आवाज 120, जेट प्लेन का उतरना ये 150 है, और रॉकेट इंजन की बात करें तो सबसे ज्यादा कितना है, 180 डीबी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सम्मिलित करिए, इसमें मैच करिए, ये आप देख लेना एक बार। हाँ, ये थोड़ा सा यूट्रोफिकेशन के बारे में हमने बात की थी, तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं। देखिए देखो, यूट्रोफिकेशन बात वही थी कि भाई जब किसी नदी नाले जलाशय में जब कभी कोई ऐसा कोई पदार्थ ऐसे छोड़े जाते हैं जिससे उसमें जो शैवाल है उसकी मात्रा, उसकी जो संख्या बढ़ जाती है कई बार, और जो जली जीव होते, जो जली पौधे होते हैं वो पनपने लगते हैं। उसकी वजह से आप देखेंगे सारा ऑक्सीजन वही समेट लेते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता है। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वो जो है डेथ कर जाते हैं। और तो ये यूट्रिफिकेशन का, तो आप ये सीधे तौर बोल सकते हैं कि भाई हाँ, हमने कल बताया था आपको कि ऑक्सीजन की एक तरह से कमी को जो है, जल में ऑक्सीजन की कमी को एक तरह से आप यूट्रोफिकेशन जो है एक तरह से बताता है कि भाई यहाँ पे कितना यूट्रोफिकेशन हो रहा है। ओके, तो एक बार आप देख लेना, हमने इस पे चर्चा की हुई थी। ओके, इस पे एक बार हमने चर्चा की हुई थी। देखो, उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण शामिल होता है। फसलों के माध्यम से मानव और पशुओं के आहार श्रृंखला में पहुंचता है फिर ये, तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। तो इसके बारे में एक बार देख लेना, हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में, सुपोषण के बारे में हमने बातचीत की हुई थी आपसे। नेक्स्ट देखें, मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या है। वनों में कमी, ग्लोबल वार्मिंग होगा इसकी वजह से। पेस्टिसाइड का खतरनाक रसायन द्वारा उर्वरता में ह्रास, फसल की गुणवत्ता खराब होती है और इससे राजस्व की हानि होगी। फिर सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, खाद्य श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है। मृदा अपरदन तो ये सूखा और बाढ़ का कारण हमें दिखाई पड़ता है, इसकी वजह से मृदा अम्लीयकरण भी होगा। तो मृदा प्रदूषण क्या क्या प्रभाव है। मृदा क्षारीयकरण होता है, जल प्रदूषण भी इससे होता है, लेड तथा आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां होती हैं। पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश खाद्य श्रृंखला द्वारा, जिसे आप देखेंगे कि जीव जंतुओं और मनुष्यों में प्रवेश कर जाता है और फिर इसके बाद में ये विपरीत प्रभाव डालता है। ये कुछ ऐसे हैं। फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखकर अधिक उत्पादन ले सके, तो इसको क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। मतलब ऐसी फसलें जो अपोज नहीं करती हूँ एक दूसरे को, एक तरह से संयोजी बन के रहती हूँ और अच्छी उर्वरता शक्ति जो है वो मिट्टी की बनी रहे, और वो एक तरह से उत्पादन भी अच्छा होता रहे, तो इसको बोलते हैं फसल चक्रण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फसल चक्रण। अच्छा, लाभ क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। देखिए क्या क्या लाभ है। खेतों की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, पोषक तत्वों तथा नमी का संतुलन, दलहनी फसलों से मृदा की भौतिक दशा में सुधार, भूमि में जैव पदार्थ की पर्याप्तता। ठीक है, खरपतवार, कीटों तथा रोगों का नियंत्रण। इसके बाद में फसलों की
अधिक पैदावार भी हमें दिखाई पड़ती है, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि। फसल उत्पादों की गुणवत्ता मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो फसल पैदा हो रही है वो अच्छी किस्म की होगी, ओके, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। उपलब्ध साधनों का क्षमतापूर्ण उपयोग भी हो जाता है इससे। तो जितना हमारे पास में साधन है, तो जैसे नहीं होता है कि भाई एक शादी हो रही, उसमें बेटा की शादी हो रही, बेटी की शादी हो रही, तो बेटे का भी जो है फलदान और वो क्या बोलते हैं तिलक करवा लो, ओके, ऐसा होता है ना। हाँ, तो बिल्कुल आप वैसे ही कह सकते हैं, तो पैसा भी कम, हाँ, और ये जो है बढ़िया जो सारी चीजें हो जाता है, तो फसल चक्रण कुछ वैसे ही आप समझ सकते हैं, ओके। यहाँ पे कुछ प्रदूषण दिए गए जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम बात करते हैं इस पे। पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बनती है। जो पॉलीथीन आप बात कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन उसका मिश्रण होता है। यह एथिलीन का पॉलीमर बहुलक होता है। एथिलीन में पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप में अपक्षय नहीं होता है। तो आप देखते हैं ना, प्लास्टिक पे रोक लगाओ, इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उनका जैविक अपक्षय होता नहीं है, और उनका जो बॉन्डिंग होती है इतनी अच्छी होती है, ठीक है, इसी वजह से इनका अपक्षय नहीं होता है। तो पॉलीथीन में एथिलीन के अणु का आपस में बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से इनका जैविक अपक्षय नहीं होता, और यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियों थैलियां उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती तथा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। अच्छा, इसकी खोज जो है 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार जिगलर, ये जर्मनी के हैं, इन्होंने की हुई थी 1953 में कही। तो इनके नाम ध्यान रखना आप, गिलियो नत्ता स्टार लगा रहा हूं मैं, ओके, और कार्ल जिगलर, ये जर्मनी के हैं, एक इटली के एक जर्मनी के। उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बॉन्ड तथा द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिलियोनत्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बताया उन्होंने कि कार्बन और हाइड्रोजन से पॉलीथीन ऐसे एक बॉन्ड और दो बॉन्ड ऐसे बनाते हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे वो आपस में इतना अच्छे से चिपक जाते हैं कि वो जैविक अपक्षय उनका नहीं होता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 1963 में इसके लिए इनको तो प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में अत्यधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह अपक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ है जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण में भी अब इसको भी प्रदूषित करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या हमने स्टार लगा रखा है, ये भी ध्यान रखना कि प्लास्टिक जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। प्लास्टिक कैसे बनता है, चलिए नेक्स्ट देखें। प्लास्टिक आयरन अर्थात लोहा शीशा इत्यादि पदार्थ अपक्षयकारी प्रदूषक हैं, और ये अपक्षयकारी प्रदूषक हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते हैं तथा इनकी विघटन की क्रिया कम होती है, ठीक है। हाँ, अपक्षय नहीं, ध्यान रखना, अक्षयकारी है, अक्षय, अपक्षय नहीं है, अपक्षय नहीं है, क्या है, अक्षयकारी। अभी तो पढ़ा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, हाँ, तो वो जैव रूप से या जैविक रूप से कैसे होते हैं, अपक्षयित नहीं होते, अर्थात अक्षयकारी होते हैं, ठीक है, अक्षयकारी होते हैं। तो इनका आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, अतः वातावरण में रहकर इसे ये दूषित करते रहते। तो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या प्लास्टिक, शीशा और लोहा, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा अक्षयकारी है। अक्षयकारी मतलब जल्दी से आसानी से जो है जिसका अपक्षयन ना होता हो, तो वो प्लास्टिक है, सबसे लंबे समय तक प्लास्टिक। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाले माइक्रोवीड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर यूपीएससी में देखें तो 2 बार पूछा गया, स्टेट पीसीएस में देखें कई बार, और भी अदर स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है। माइक्रोबीड्स ये प्लास्टिक के 5 mm से भी छोटे कण होते हैं जो जल शोधन संयंत्रों द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं। नहीं, आप आरओ लगवाते होंगे जाके, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है आरओ लगवाते होंगे, तो उससे भी छन नहीं पाते हैं।
क्योंकि 5 mm से भी कम छोटे कण जो है प्लास्टिक के, ओके, हाँ, जिसको आप देखेंगे प्रसाधन में, मतलब सौंदर्यीकरण में प्रयोग किया जाता है, जैसे लिपस्टिक है और तमाम सारी क्रीम है, जैसे फेस वॉश है, उसमें जो इसका प्रयोग किया जाता है, ओके। तो माइक्रोबीड्स से है ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधनों आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः जलीय और समुद्री पारितंत्र में घुल जाते हैं, और ये अपने साथ खतरनाक रसायन को भी जमा कर लेते हैं तथा समुद्री जीवों को आहार में शामिल होकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इनका पर्यावरण तो मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सी फूड जो है वो मनुष्य खाता है। अब सी फूड मनुष्य खाएगा तो वो भी बीमार होगा, ओके, हाँ, 5 mm का पहुंच जाता है सीधे, ठीक है, हाँ, तो बुरा असर पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में इनसे सर्वाधिक खतरा जो है समुद्री पारितंत्र को है। जनवरी 2018 में यूके ने माइक्रोबीड्स के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी, ओके। तो आप ये माइक्रोबीड्स पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, तो 5 mm से भी कम कण जो है आपसे पूछा जाएगा ऐसा, तो इसको आप स्टार लगाएं, कितने mm का कण, स्टार लगाएं इसमें, ठीक है, हाँ, ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। मिथाइल आइसोसाइनाइड उत्प्रेरक है, टीयर, आंसू 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 उत्प्रेरक है, ज्वलनशील गैस है, बहुत विषैली होती है, कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है इसका। 1984 3 दिसंबर, डेट याद रखना, कई बार पूछा गया है, अलग अलग अब जो है विभिन्न स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में ये पूछा गया है, डेट पूछी गई, तारीख पूछी गई है। तो 3 दिसंबर 1984 की भोर में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव से व्यापक जनहानि हुई है। आपदा के अनुमान लगाया गया कि लगभग 4000 से अधिक लोग जो है इनकी मृत्यु हुई थी, काल के गाल में समा गए थे, और काफी जो है गंभीर प्रभाव यहाँ पे देखने को मिले। और आज भी आप देखेंगे जो बच्चे यहाँ के पैदा होते हैं वो काफी कुछ ना कुछ इसमें दिक्कतें होती हैं, ठीक है, हाँ। तो ये आप लोग ध्यान रखना, कई बार पूछा गया मिथाइल आइसोसाइनाइड पूछा गया ये घटना के बारे में, ओके। नेक्स्ट देखें। रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों, मानव, पशु, पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है, और मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता है, ध्यान रखना, ओके। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन का कारक है, ओके। नहीं बोलते कि भाई नाभिकीय ऊर्जा, इसको भी बोला गया कि भाई ठीक है नाभिकीय ऊर्जा थोड़ा सा साफ है, सुथरी, लेकिन ये भी प्रदूषण कर रहा है, कैसा? थर्मल पोल्यूशन करता है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी तथा तालाब के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है, अतः इस तरह गर्म जल से जल स्रोतों के जल ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है, इससे इसे ही ऊष्मीय प्रदूषण कहा जाता है, ओके, हाँ। तो ये पानी जब भाई इसका जो शीतलक की तरह इसको प्रयोग किया जाता है, ये जो पानी जो है आप देखेंगे कि किसी जलाशय का, किसी नदी नाले का, फिर उसी में छोड़ दिया जाता है, तो ये थर्मल पोल्यूशन, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन जो है ये एक तरह से दिक्कत करता है। चल नेक्स्ट देखें। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिस प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जैव उपचारण, ओके, बात समझ आ गई, हाँ। तो ये एक बार पूछा गया है, जैव उपचारण क्या है? बायोरिमेडिएशन, अर्थात सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया, मतलब कैसे उनको निकाला जाए, पर्यावरण से कैसे निकाला जाए। तो ये एक तरह से इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है।
जैव उपचार का उपयोग सतही जल, भूमिगत जल तथा मृदा आदि को साफ करने में किया जाता है। स्टार लगा लेंगे इसमें। पूछा जा सकता है यह पारिस्थितिक तंत्र की पुनः स्थापना में भी उपयोगी सिद्ध होता है। जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे स्वास्थानीय जैव उपचार कहा जाता है, तथा यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, बाह्य स्वास्थानीय। ठीक है, XC2 जैव उपचार इसको कहा जाता है। ठीक है, हाँ, स्थानीय नहीं, स्वास्थानीय। ठीक है, स्वास्थानीय ये वैसे ही है, स्वास्थानीय बाह्य स्थानीय। बास वो ये वैसे ही है जैसे हमने बात की हुई थी। जब किसी भी जीव को जो है उसके जो है मौलिक वातावरण में ही उसको संरक्षित किया जाता तो उसको क्या बोलते थे, स्वास्थानीय। और उसको जब मौलिक वातावरण से बाहर निकाल के दूसरी जगह कहीं पे संरक्षित किया जाता तब उसको बोलते थे बाह्य स्थानीय। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो जैव उपचार जहां पे दिक्कत है वहीं पे कर दिया जाए तो इसको स्वास्थानीय, और फिर अगर ये सोचो कि डंपिंग ग्राउंड कहीं दूसरी जगह बना दिया गया है वहां पे इसका उपचार किया जा रहा है तो इसका वो क्या बोलते हैं, बाह्य स्थानीय। ओके, तो ये जैव उपचारण कैसे संपन्न होता है इसके बारे में जानकारी। जैव उपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। देखो इसमें कौन कौन से हैं इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, कई बार पूछा गया है। जैव उपचारण के लिए ऐसे बैक्टीरिया पैदा किए जाते हैं जिससे कि आप देखेंगे वहां का जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहे। ठीक है, देखिए ऑयल जैपर जीवाणु आधारित जैव उपचार तकनीकी है और यह तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकीय के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है और जिसका विकास द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया है। ठीक है, हाँ, टेरी द्वारा इसका निर्माण किया गया है, बनाया गया है आनुवांशिकी रूप से। मतलब इसमें कुछ चेंजेस करके कि भाई ये इसको जो है खत्म कर सके, तो ऐसा बैक्टीरिया, नाम क्या है इसका, ऑयल जैपर। इसमें कुछ चीजें और आप देखें तो हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, इंपॉर्टेंट है। यूरो मानक ये क्या है, यूरो मानक पे एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन के बारे में भी बातचीत करेंगे। यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी एक नियामक है, इसको क्या बोलते हैं, यूरो मानक बोलते हैं। अच्छा, ये यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं वर्तमान समय में। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा पीएम अर्थात पर्टिकुलेट मैटर संबंधी उत्सर्जनों पर यह नियम लागू होता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, उसमें PM10 भी हो सकता है और PM2.5 भी हो सकता है, और हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उस पे ये लागू होता है। याद होना चाहिए कि मोटर वाहनों से प्रदूषक गैसें उत्सर्जित होती हैं और इन गैसों व कणकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं उसी को ही यूरो मानक कहा जाता है। अब अगर देखें तो यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो 1 जो है ये अपनाया गया। फिर कहा नहीं अभी और भी हमें इस पे काम करना है, तो 1996 में क्या करते हैं, 1996 में ये मानक 2 लाते हैं। फिर यूरो मानक 1 जो है यूरो मानक 2 मानक से काफी उदार भी है। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। तो ये कुछ तो कब लाया गया इसके बारे में आप ध्यान रखना। तो यूरो मानक जो है वो कहां से उत्पन्न हुआ है, आप जान सकते हैं कि यूरोप से, यूरोपीय संघ ने, और 1992 में सबसे पहले इसको अपनाया गया। चलिए देखिए इसमें तमाम सारे ऐसे दिए गए हैं प्रदूषक जिसकी वजह से क्या बीमारियां होती हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार देखें, स्वचालित वाहन
वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। स्वचालित वाहनों ने एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड या सीसा का प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट ये शीशे की तरह प्रयोग, हालांकि अब प्रयोग नहीं हो रहा है। शीशा जो है पहले मिलाया जाता था डीजल में, पेट्रोल में, लेकिन अब नहीं मिलाया जा रहा है, अभी रोक लगा दी गई इस पे। ओके, हाँ, लेकिन एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में स्वचालित वाहनों में शीशा का प्रयोग किया जाता था। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे विषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है, मैं इसमें स्टार लगा रहा हूं, आप भी देखेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। अब कैडमियम की बात करें तो कैडमियम भी श्वसन विष की तरह कार्य करता है। यह रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोगों का मूल कारण बनता है। ज्ञात होना चाहिए कि पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। इसको भी स्टार लगाएंगे, कई बार पूछा गया है, लगातार रिपीट करते करते इसको पूछा गया है। इटाई इटाई रोग जो है किसकी वजह से होता है, तो वो कैडमियम की वजह से होता है। और इसके कारण आप देखेंगे हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। दूसरी ओर पारा की बात करें, मरकरी की, तो मरकरी युक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है, ठीक है। अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विषैले पदार्थ मिथाइल पारा में बदल जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। स्टार इसमें भी लगाएंगे, ठीक है, हाँ, स्टार इसमें। इससे बहरापन, आंखों का धुंधलापन एवं मानसिक असंतुलन तथा होंठ, जीभ व कई अंगों में शून्यता जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ये किसको, मिनी माता रोग। ओके, आंखों में दिक्कत, ये वापिस जाओ, ये हाँ, आंखों में धुंधलापन, बहरापन, मानसिक संतुलन अच्छा नहीं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि और होंठ, जीभ, तमाम ये बीमारियां यहां से होती, ठीक है। हाँ, ये बीमारियां किससे, मिनी माता। तो ध्यान रखना, पारे की वजह से मिनी माता रोग, और ये जो मिनी माता वो डिफाइन किया गया है कि इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। ज्ञात होना चाहिए कि वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत मोटर गाड़ियों तथा अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं एवं गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया है। ध्वनि प्रदूषण, ओके, मतलब बहुत आवाज आपकी गाड़ी ना कर रही हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आईपीएफ, ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगाएं। कई बार पूछा गया, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। और भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब पूरा इंपॉर्टेंट ही है, इसमें भी लगाएं। शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत प्रगलन इकाइयां एवं पेंट हैं। पेंट में भी शीशा यूज किया जाता है, और जहां पे प्रगलन होता है, जहां पे ये चीजें गलाई जा रही हैं, वहां पे भी हमें शीशे का प्रयोग देखने को मिलता है। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में शीशे की मात्रा असुरक्षित स्तर तक हो सकती है। दीवारों को छूने, पेंट की हुई अन्य चीजों के संपर्क में आने वाले तमाम सारे आप देखेंगे लोग जो है वो शीशे संपर्क में आ जाए, और शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबर निर्माण प्रक्रिया, ओके, जिंक एवं कॉपर को गलाने वाली इकाइयां आज शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले तमाम सारे, तो उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर आप देखें तो कॉपर और जिंक को गलाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी ये लिपस्टिक, मोम, तेल प्रति ऑक्सीकारक तथा प्रशामक इत्यादि से युक्त होती हैं, और इसमें लेड भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर को भी प्रतिकूल प्रभावित करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं शीशा कहां कहां प्रयोग किया जा रहा है, शीशा कहां कहां प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो ये दिक्कत है। ब्रोमिनित वनस्पति तेल एक प्रसंस्कृत ये वनस्पति तेल है जिसे ब्रोमीन से उपचारित किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है, और इसे
चाइनीज फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने के कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है, जब मैगी बंद हुई थी, सब मुझे याद, शायद याद आ रहा है 2012-13 में, ठीक है, 12-13 में जब मैगी बंद हुई थी, तो वहां इसी वजह से बंद हुई थी, तो वहां पे मोनोसोडियम ग्लूटामेट काफी ज्यादा जो है मिला था। और उसमें शीशे की मात्रा, शीशे जो है, शीशा भी काफी ज्यादा उसमें था, ठीक है। हाँ, तो वो दिक्कत दिक्कत थी, इस वजह से मैगी जो है वो उस पर बैन कर दिया गया था। ओके, मैगी जो है उस पर बैन लगा दिया गया था। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये स्वाद बढ़ाने के लिए। एबेस्टस एक जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से फेफड़े का कैंसर होता है। सीसा मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। पारे की विषाक्तता से उदर संबंधी अर्थात पेट संबंधी जो है बीमारियां हो सकती हैं, हमने बात की थी। वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम बात कर चुके हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन से प्राथमिक रूप से संयोजित होकर ऑक्सीजन अणुओं को प्रस्थापित करते और क्रमशः रक्त को ऑक्सीजन रहित करके क्रिया करता है, और परिणाम स्वरूप कोशिकीय श्वसन असफल हो जाता है। इंसान की मृत्यु भी इससे हो सकती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप अपने जहन में रखना, एक दो बार और इसको रिपीट करना। ओके, चलिए। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करता है तथा यह हृदय को भी क्षति पहुंचाता है। ओके, हाइड्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। धूल कणों से श्वास संबंधी रोग होता है, जबकि सीसा मानव मस्तिष्क के लिए, तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण जो है प्रदूषक की बात करें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड, इसको अंडरलाइन कर लेंगे या फिर स्टार लगाएंगे इसमें। इस्पात उद्योग कई बार पूछा गया, लेकिन यहाँ पे आप देख लेना, हो सकता है आपसे पूछे ऐसे, और कोई इसमें ऐसी जो है प्रदूषक डाल देगा जो इस्पात से जो है उत्पन्न नहीं होता। तो सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों ही से इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सिंटरिंग मशीनें, कोक ओवन तथा भट्टियों से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, ठीक है। हाँ, और ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब मिलते हैं तो क्या आप जानते हैं? अम्ल वर्षा। ओके, हाँ, अम्ल वर्षा, एसिटिक रेन जो है वो काफी ज्यादा हमें दिखाई। एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन ये मुख्यतः एस्परजिलस प्लेवस के द्वारा उत्पन्न होता है। एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा प्राय मूंगफली, डबल रोटी, डेयरी उत्पादों एवं संग्रहित बीजों पर उगता है। तो ये फफूंदी एक तरह की है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, एक दो बार पूछा गया है। इसके द्वारा उत्पन्न एफ्लाटॉक्सिन में कैंसर जनक पदार्थ होता है जो यकृत कैंसर को उत्पन्न करता है, या एक मतलब लीवर कैंसर, ठीक है, लीवर कैंसर का एक तरह से आप कह सकते हैं इसको उत्पन्न करता है। एफ्लाटॉक्सिन कम आणविक भार यौगिक है, और ये अधिक ऊष्मा से खाना पकाने में भी नष्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये एफ्लाटॉक्सिन नहीं, फफूंदी जो बोलते हैं, फफूंदी काफी ज्यादा दिक्कत करता है जाके, तो लीवर का कैंसर जो है ये बनाता है जाके, और ये बहुत तापमान पे भी जो है आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये नष्ट नहीं होता है, तो ये नुकसान पहुंचाता है जाके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कितने आईपीएफ हो गए? 27 आईपीएफ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बाकी एक अभी और आईपीएफ आने वाला है, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण होंगे। विविध जो है एक, उसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम इसको फिनिश कर देंगे, तो 2 क्लासेस और रहेंगी। और इसके अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसके देखते हैं।
हाँ, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चनों में ये तो हमने बात की थी बीओडी के बारे में। हाँ, ये हमने बात, ये नहीं, कुपोषण के बारे में ये हमने कल बात की थी आपसे। देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। चमड़ा उद्योग, ये हमने बात की थी आपसे, चमड़ा उद्योग और वो कानपुर और जो इलाहाबाद के बीच में सबसे ज़्यादा जो है आप देखेंगे कि प्रदूषण वो दिखाई पड़ता है। ये तो हमने कल बात की थी, जलीय वातावरण बीओडी। वायु प्रदू ये भी हमने बात की थी कल 2013 वाला क्वेश्चन कि भाई वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो यूट्रोफिकेशन, तो पोषण जो है वो नहीं है। अब ये देखिए क्वेश्चन, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में। अब क्या हो गया, ये प्रयागराज। ये प्रयागराज 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, 2007 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। किससे? सीवेज से प्रभावित हो रहा है। ओके, हाँ, तो ये ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन। अब देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा। ओके, ये सब। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो वो कुछ और नहीं है, पश्चिम बंगाल। ये इसके बारे में हमने बात की हुई थी। फिर 2021 में आरओ में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। ओके, हाँ, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। दामोदर नदी, हमने अभी इसके बारे में बात की थी अभी। ओके, तो ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखिए, यूपी पीएससी आरआई 2014 में सेम क्वेश्चन, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल, तो दामोदर नदी। ओके, यूपी पीसीएस 2016 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आप जानते हैं कि भाई 2017 तक तो मेंस हुआ है, मतलब मेंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। नॉक नी संरक्षण ये उत्पन्न होता है तो किससे होता है, फ्लोराइड्स के प्रदूषण के द्वारा। हालांकि फ्लोराइड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तब ये दिक्कत करता है। तब ये दिक्कत करता है। देखिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई, तो ये यमुना और गोमती दोनों जो है जैविक आपदा। ये एक बार आप देख लेना। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है, तो लंदन। स्थापना कब की गई, 1948 में। और इसका रीनेम जो किया गया है
इसका रीनेम मतलब नाम दोबारा नामकरण कब किया गया है? 1982 में किया गया। ओके, 1982 में इसका नामकरण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए 2018 में क्वेश्चन प्री में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी समान परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो कितना? 20 डीबी। ओके, कितना? 20 डीबी। 2017 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है लोअर पीसीएस यूपी लोअर में पूछा गया है प्री में, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। ओके, जेट उड़ान। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। तो जहां पे जेट विमान, जहां पे आप देखेंगे रॉकेट छोड़े जाते हैं, तो वहां पे आसपास बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। फिर से देखें 2017 में फिर से क्वेश्चन पूछा है, रिपीट किया है। अब आप देखें तो पाएंगे कि 2014 प्री में क्वेश्चन वही पूछा गया है और सेम उतार के वही जो है मेंस 2017 में पूछा गया कि ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए किया जाता है। ये देखिए, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है सभी, मृदा प्रदूषण भी, जल प्रदूषण भी और वायु प्रदूषण सब होता है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? ये देखिए यूपीपीएससी जीआईसी में पूछा गया 2010 में, कथन कारण वाला है। कथन कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। कारण, ओके, हाँ, तो ये कारण ठीक है। इसी वजह से आप देखेंगे कि ये दिक्कत करता है। तो इसका आंसर ए, कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इधर देखें, एक क्वेश्चन 2016 आरओ मेंस में पूछा गया है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो देखो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, जैसे मैंने स्टार लगवाया था कि काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव कम होता है। ये उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी यहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं किससे? पॉलीमर से बनी होती हैं, पॉलीमर। ओके, तो हमने बताया था आपको कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर इनका निर्माण होता है। फिर से 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो प्लास्टिक का थैला। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। अब ये देखिए उत्तराखंड में पूछा गया तारीख, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक रिसाव की घटना हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 में। क्या यूपी पीसीएस में इसको रिपीट की, इसको इसको पूछा गया है? हाँ, 2 बार पूछा गया है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन जो है अभी तक पूछे गए। 2017 में फिर से रिपीट किया है, देखिए 2017 में रिपीट किया है प्री में, सेम क्वेश्चन एकदम से। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था तो मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। और सेम क्वेश्चन 2000
दो लोअर पीसीएस में और यूपी पीसीएस प्री 2008 में, बिल्कुल हूबहू वैसा ही क्वेश्चन। अब देखिए ये फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछा गया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। 2001 में भी इससे पहले पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC मिथाइल। अब ROARO में भी पूछा गया, देखिए 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है रेडियोधर्मी, प्री में क्वेश्चन पूछा गया कि इसके इस प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, जी हाँ। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ठीक है। तो ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिल रहा था। रेडियोधर्मी जो है ये विद्यमान तमाम सारे जो है खनिजों को असंतुलित कर देता नहीं। ये रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है, जी हाँ। BP ये कैंसर पैदा करता है, हाँ। तो ये सब काम करता है। तो इसमें कौन सही है, 1, 3 और 4, 1, 3, हाँ। ये सी जो है इसका आंसर सही है, ठीक है। सी जो है इसका आंसर सही है। 2017 ROARO मेंस में पूछा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका, ऊष्मीय प्रदूषण का। किसका, ऊष्मीय प्रदूषण का, ओके। थर्मल पॉल्यूशन का, ओके। इसके बाद में 2014 में फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर से वही, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताइए, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कोई क्वेश्चन अगर यहां से मिल जाए। देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और यह एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है, तो हमने बताया था सारे, CO2 भी है इसमें, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड था, हाइड्रोकार्बन थे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी थे इसमें, ठीक है। तो ये सब इसमें हमने देखा था, ये सब हमने देखा था। और इसमें हमने पार्टिकुलेट मैटर की भी बात की थी, हमने इसमें पार्टिकुलेट मैटर की भी बात की थी। तो इसमें 4 जो कुल मिला के थे इसमें। यूरो मानक कब लाए गए थे, तो 1992 में इसकी शुरुआत होती है। यूरो यूरो 1 जो है वो लाया गया था, फिर इसके बाद में यूरो 2 96 में लाया गया था। चल देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 प्री में, यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो हमने बताया था आपको, थोड़ा सा उदार बनाया गया है यूरो 2, तो इसमें जो है 0.05% या इससे कम जो है ये सल्फर की मात्रा होने की बात कही गई है, ओके। चलिए प्रदूषण और रोग देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु जो धातु प्रदूषक है वो कौन सा है, लेड है, सीसा। हमने बताया था पहले तो है, ये स्वचालित वाहनों में इसको किसके लिए, एंटी नॉकिंग के लिए एजेंट के रूप में इसको मिलाया जाता था, एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए इसको मिलाया जाता था। अब ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2017 प्री में, देखिए 2017 प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है, तो पारा मिनीमाता, कैडमियम इटाई इटाई, नाइट्रेट आयन ब्लू वेवी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन अपच नहीं, फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो फ्लोराइड आयन से क्या होता है, अपच नहीं होता है। हाँ ये जरूर है, फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस जो है नामक बीमारी होती है, ठीक है, दांतों की बीमारी। हालांकि दांतों के लिए अच्छा है, दांतों के लिए अच्छा है, लेकिन जब ज्यादा मात्रा हो जाती है तब फिर ये फ्लोरोसिस का काम करता है और ये फिर जो है
दांतों के लिए दिक्कत करता है, दांतों में पीलापन पायरिया टाइप का लग जाता है, उससे इसको दिक्कत होती है। फिर देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये, हाँ ये देखिए लीवर और किडनी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, धूल कण श्वास संबंधी रोग, सीसा जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो है इसको प्रभावित करता है। ओके, तो ये आप एक बार देख लेना। ये देखिए यूपीएससी क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? इसमें से चारों हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 2012 में देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया प्री में, फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट लगभग किया गया है। तो एबेस्टस से धूल देखें तो फेफड़ों का रोग, सीसा से फिर आप फिर से वही मस्तिष्क, और पारा से जो है अगर आप देखें तो उदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धारा, इसमें दिक्कत करता है। तो इसका कौन सा सही है? बी जो है वो सही है। ओके, बी सही है। नेक्स्ट देखें, 2017 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, कितना होता है? 5 माइक्रोन से भी कम। हाँ, ये माइक्रोवीट्स वाला हिसाब है, माइक्रोवीट्स वाला हिसाब है। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है इनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए, जो भी हमने पढ़ाया उसके बारे में सारे क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए। चलिए बाकी कल देखते हैं, बाकी कल देखते हैं, ठीक है? बाकी कल देखते हैं। तो हमने 27, हाँ 27वां ही था, 27 आईपीएफ कर चुके हैं हम लोग। 28 29 दो और पर्यावरण से संबंधित, इसके बाद में पर्यावरण जो है वो आपका फिनिश। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।